हम सब दवाओं पर जो भरोसा करते हैं वो इस यकीन पर टिका होता है कि उनके पीछे का विज्ञान सच्चा है। पर तब क्या हो जब उसी विज्ञान से जानबूझकर खिलवाड़ किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं जापान के मेडिफार्मा घोटाले की। हुआ ये कि जापान की एक बहुत बड़ी दवा कंपनी मेडिफार्मा उसी डेटा में हेरफेर करते हुए पकड़ी गई, जिसका मकसद लोगों की सेहत की हिफाजत करना था। ये पूरा मामला तब सामने आया जब पता चला कि मेडिफार्मा के क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा ही झूठा था। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े पैमाने पर की गई जालसाजी थी। तो जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। साइड इफेक्ट्स की तारीखें बदली जा रही थीं, मरीजों के स्कोर को बेहतर दिखाया जा रहा था, और जहां डेटा नहीं था वहां मनगढ़ंत जानकारी भरी जा रही थी। सब कुछ बस इसलिए ताकि दवा कागजों पर ज्यादा असरदार और सुरक्षित लगे। अब ये जो कुछ भी हो रहा था वो सीधे सीधे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जीसीपी के नियमों के खिलाफ था। जीसीपी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो ये पक्का करता है कि इंसानों पर होने वाले ट्रायल्स भरोसेमंद और सेफ हों। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी आखिर हुई कैसे, किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी? इसका जवाब किसी एक गलती में नहीं, बल्कि सिस्टम में फैली कई चूकों की एक पूरी चेन में छुपा है। चलिए इस पूरी चेन को समझते हैं। सबसे पहले तो मेडिफार्मा के ही कर्मचारी थे जो सीधे डेटा बदल रहे थे। फिर बाहरी ऑडिटर्स यानी सीआरओज, जिनका काम ही इन गड़बड़ियों को पकड़ना था, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और आखिर में थे अस्पतालों के प्रमुख जांचकर्ता, जो कंपनी की रिपोर्ट्स पर भरोसा करते रहे और उन्हें इस धोखे की भनक तक नहीं लगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या थी? ये किसी खराब दवा के बारे में नहीं था, मामला कुछ और ही था। मकसद था पैसा और वक्त बचाना। देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल था उनका। जब ट्रायल के डेटा में कमियां दिखी तो उन्हें सुधारने के बजाय डेटा को ही ठीक कर दिया गया। इससे रेगुलेटरी मंजूरी जल्दी मिल गई और प्रोडक्ट बाजार में पहले आ गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी खतरनाक साइड इफेक्ट को छुपाने के लिए नहीं किया गया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि डेटा क्वालिटी से समझौता करके प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी से जल्दी उतारा जा सके। तो अब सवाल ये है कि झूठ का ये पूरा जाल आखिरकार सामने आया कैसे? देखिए, ये पर्दाफाश रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। पहले तो कंपनी के अंदर ही डेटा मैनेजमेंट इतना खराब था कि धोखाधड़ी का मौका बन गया। फिर बाहरी ऑडिटर्स इसे पकड़ नहीं पाए, और आखिर में जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी जांच शुरू की और असली केस रिपोर्ट्स को जमा किए गए डेटा से मिलाया, तब जाकर सारा सच सामने आ गया। अब जब ये स्कैंडल सामने आया तो जाहिर है पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। इसके नतीजे भी बहुत गंभीर हुए, लेकिन हाँ, कुछ अच्छे बदलाव भी हुए। भले ही किसी मरीज को सीधे तौर पर कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो नुकसान हुआ वो कहीं ज्यादा गहरा था। सबसे बड़ा धक्का डॉक्टरों और मरीजों के भरोसे को लगा। साथ ही दुनिया भर में जापानी रिसर्च की साख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। लेकिन हर बड़ी गलती एक सबक भी देती है। ये स्कैंडल एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। इसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। जो सिस्टम पहले सिर्फ भरोसे पर चलता था, अब वो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन पर चलने लगा। और इसी का सबसे बड़ा नतीजा था 2018 का क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट। ये एक ऐतिहासिक कानून था, जिसे खास तौर पर इसीलिए बनाया गया ताकि भविष्य में इस तरह के घोटाले दोबारा ना हो। आखिर में ये मामला हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि कंपनी के मुनाफे और वैज्ञानिक सच्चाई के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है, जिसे हर हाल में बनाए रखना जरूरी है।